तब भी हमारा अभ्यास भारत में सबसे गलत तरीके से बहाली हो रही है। राजनीति से प्रेरित वैकेंसियां, बहालियां, ये सब इतनी हावी हो गई कि शिक्षक की भूमिका को बुलाए। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्लास 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे इसी कक्षा में। आप देखिए सरकारी स्कूल में बच्चे 4 दिन नहीं जाते, 5 दिन नहीं जाते। गुरुमुत्ते की तरह आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल, विद्यालय भोजनालय में जितने भी उत्क्रमित विद्यालय, आप किसी की हालत मुझे बता दीजिए, क्योंकि बच्चे जो है ना बुजुर्ग, लेकिन कोई शिक्षा से संबंधित तो कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई इससे संबंधित कोई चर्चा न घर पर है न पान की दुकान पर है, न कहीं शिक्षा से संबंधित कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता है। पेरेंट्स ज्ञान मुश्किल, धारणा बनाना आसान। अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हो, तुम क्लास में अलेक्सा लगा दे, गूगल लगा दे, उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन। सबसे निरीह प्राणी दुनिया का आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर लेंगे छोटे बच्चे? आप उनको जैसे जो भी बोल लोगे मानेंगे। पर हुआ ये है कि शिक्षा जो थी ना वो सेवा से बदल करके व्यवसाय है। आप गलत समझ रहे। टीचर की नौकरी कोई पाला, टीचर कोई को ही बना। आज आप देख लीजिए जाके, जूते शोरूम में बिक रहे हैं और किताबें बातें बिकती हैं। जिस व्यक्ति ने देश में सबसे ज्यादा किया, उस देश में उसी को सबसे कम पड़ा। बिहार पुलिस की वैल्यू शिक्षक से ज्यादा कंसिडर की। क्यों? एक शिक्षक किसी को ना तो केस में फंसा सकता है, ना आपका वो कुछ बिगाड़ सकता है, तो वो बड़ा दयनीय जीव माना जाता है। पर बिहार पुलिस कुछ भी कर सकता है, आपको बता सकता है। आप बहाली कर रही है, आप वोट करिए। नौकरी यूपी और केरला वालों को नहीं दिया, नौकरी योग्यता वालों। जब ट्रंप ने बहुत विकास की नीति अपनाई थी तो हार्वर्ड प्रोफेसर ने बकायदा उनको पेरेंटिंग की छूट हुई है, बहुत बड़ी छूट। आप मोबाइल देखेंगे आपके और आपके बच्चे पढ़े कि नहीं। का दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, खास तौर पर वो है सरकारी स्कूल के वास्तविक स्थिति पर। तो आज आपके साथ में एक गेस्ट है हमारे साथ में, जो कि हमारे मित्र भी रह चुके हैं और ये काफी समय से बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, +2 तक के बच्चों को। और पिछले 1 साल से अभी सरकारी स्कूल में बीपीएससी के थ्रू से गए हुए हैं और काफी अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तो सर आप बताइएगा। जी दीपक जी, बिल्कुल। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सावन है। मैं अभी वर्तमान में बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा चयनित हुआ हूं और बगल का एक विद्यालय, यहाँ से कुछ दूरी पे एक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू चौकी टांड, वहां पर मैं बतौर विद्यालय अध्यापक अपना योगदान दे रहा हूँ। जैसे कि दीपक जी ने मुझसे कुछ दिन पहले संपर्क किया था और आपने कहा भी था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर के अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में बहालियां हुई हैं। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से करीब करीब 1-1.5 लाख शिक्षक आए। बिहार में जो सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो उसके बारे में लगातार चिंताजनक बातें रही हैं। जैसे मैं जब बीएचयू पढ़ने गया था, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पढ़ने गया और वहां से मैंने बीएड जब कर रहा था, तो अक्सर वहां पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बड़े निचले स्तर से देखा जाता था। और आज भी आप अगर अच्छे जगहों पे चले जाएं तो बिहारी अपने आप में गाली की तरफ प्रतीत होता है, क्योंकि हमारी साक्षरता या शिक्षा व्यवस्था बड़ी नीचे, इस बात के बावजूद भी कि हमारा राज्य शिक्षा पे काफी खर्च करता है। अगर आप औसतन एक दर्शकों की जानकारी के लिए आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं कि मेरे विद्यालय में 250 बच्चे और वहां पे 10 शिक्षक मौजूद हैं, कमरे सिर्फ 2 हैं। और अगर मैं ऑन एन एवरेज बताऊं कि एक महीने में रसोईया, हम लोग जो शिक्षक मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर और खाने पीने पर करीब करीब 6 से 7 लाख रुपए सरकार का खर्च होता है। 7 लाख खर्च होता है। 250 बच्चे हैं, एक बच्चे पे 3,000 रुपया मंथली खर्च हो रहा है सरकार का। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी प्राइवेट स्कूल इतना महंगा होता होगा जितना सरकारी व्यवस्था है, पर इसके बावजूद भी हालत चिंताजनक है। आप एक अजीब सा वाक्य देख सकते हैं कि आजादी कितने साल के बाद भी बिहार आज भी साक्षरता दर में सबसे नीचे। हाँ, लगभग मैंने पिछला आंकड़ा देखा है 2024-25 का, तो उसमें 22.40 के आसपास में सरकार जीडीपी खर्च कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच के देखिए ना, जब भारत में 15 राज्य थे तब भी हमारा बिहार साक्षरता दर में सबसे नीचे था। फिर 20 राज्य बने, फिर भी हम साक्षरता दर में सबसे नीचे थे। आज हमारे 29 राज्य हैं और फिर भी हम साक्षरता दर में सबसे नीचे। रही बात वास्तविक स्थिति की स्कूल की, तो दुष्यंत कुमार की बड़ी अच्छी लाइन थी कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मतलब स्थितियां ये है कि कागज पे कुछ और नजर आती हैं, पर अगर आप वास्तविक धरातल पर देखेंगे तो निश्चित रूप से स्थितियां उतनी बेहतर नहीं है। इसके लिए कई जिम्मेदार कारक रहे हैं। अब उनमें से कुछ की चर्चा अगर आप चाहें तो मैं जरूर करना चाहूंगा। जरूर जरूर सर बताएं, आप तो सिस्टम में है तो आपको बताना ही चाहिए। बिल्कुल। देखिए,
कुछ चीजें तो मुझे लगता है कि एक तो सरकारी स्कूलों को लेकर के हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें 2-3 चीजें, इतिहास अगर आप देखें तो बहालियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी स्कूल में शिक्षक महत्वपूर्ण केंद्र है और उसके इर्द-गिर्द शिक्षा चलती है, जिसको और शिक्षक शिक्षा देगा, इसके लिए ही क्लासरूम, बोर्ड इत्यादि बनाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण शिक्षक। हमारे बिहार में क्या हुआ है कि बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और राजनीति से प्रेरित वैकेंसियां, बहालियां, ये सब इतनी हावी हो गई कि शिक्षक की भूमिका को भुला दिया। 2004 में जब आपने बहाली करवाई पंचायती राज से, जब हमारे यहाँ पहली बार आप देखो कि शिक्षक नियोजित आए, मतलब कि इनको भाई कुछ दिन के लिए काम पे रख लो, अगर ये ऐसे कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो इनको और पढ़ा लो और आगे बढ़ाएंगे, ये पढ़ाते रहेंगे। तो उस समय मुखिया की वजह से, सरपंच की वजह से आए। फिर आपने कुछ दिनों के बाद टेट एग्जाम के थ्रू कुछ शिक्षकों की बहाली की, लेकिन शिक्षकों की कमी हमेशा रही। शिक्षकों की कमी हमेशा रही, तो आप अगर 2004 से लेकर के 20, 22, 23 तक देखो, या हम लोग भी जिस जनरेशन में, आप भी पढ़े ही होंगे, हम लोगों को भी पता है कैसे सरकारी स्कूलों में होता था। तो बड़ा अजीब सी स्थिति रही कि जो 19-20 साल में एक पूरी पीढ़ी तैयार जो हुई, ये लगभग बर्बाद पीढ़ी तैयार हुई। मैं ऐसा नहीं कहूंगा हर जगह शिक्षा व्यवस्था खराब रही है, पर जहां शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा सुधरनी चाहिए थी, ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां नहीं हुई। हमने क्या किया, प्राथमिक विद्यालय जो थे उनपे एक कमरा ऊपर में बना दिया, उसको उत्क्रमित घोषित कर दिया। मतलब जब मैं पहली बार मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं पढ़ाने गया, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि क्लास 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे एक ही कक्षा में बैठे हैं। और मुझे नहीं पता, मैं भारत के 7 से अच्छे संस्थानों में से एक में से मैंने बीएड किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 6ठी, 7वीं, 8वीं बच्चे एक साथ बैठे हो तो इनका पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। मुझे कभी पढ़ाई नहीं गया कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना, जब सारे बच्चे एक साथ हो आप किसको पढ़ाएंगे। तो बड़ी अजीब सी व्यवस्था रही, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से एक तो ये कारण हुआ कि सरकारी स्कूलों को बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। पहले सरकार ने लिया और फिर धीरे-धीरे अभिभावकों ने लिया। आप देखिए सरकारी स्कूल में बच्चे 4 दिन नहीं जाते, 5 दिन नहीं जाते। वहीं पर ट्यूशंस जिनमें वो 200, 250 देते हैं, उसके शिक्षक पता नहीं क्वालिफाइड हैं, नहीं है। कोई भी गांव में कोचिंग खोल के बैठा हुआ है, वो पढ़ा रहा है और बच्चे वहां जा रहे हैं। कुकुरमुत्ते की तरह आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, जहाँ के शिक्षकों की क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ नहीं। किसी की कोई पैरवी है, किसी ने चलो ठीक है जाके कुछ कह दिया तो बहाल हो गए। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाल हुए, नई जो अभी बीपीएससी के थ्रू आए, तो इसमें काफी सारे योग्य शिक्षक बहाल हुए, फिर भी बच्चे क्यों नहीं जा रहे। हमने सरकारी का मतलब समझा कि सरकारी का अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी और सरकारी दो अलग अलग धाराएं बना दी है हमने, नदी के दो किनारे ये मिल नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि एक ये कारण रहा है। दूसरा मुझे लगता है शायद ये आपने भी अनुभव किया होगा, अगर आप स्कूल में रह रहे हैं, आप तो प्राइवेट संस्थान से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सरकारी स्कूल में गांव में देखते हैं मिड डे मील। मिड डे मील देखिए वास्तविक रूप से अगर सामाजिक उसका परिप्रेक्ष्य देखें तो बहुत अच्छा है, बच्चों को स्कूल तक लाने में सफल हुआ है। लेकिन बच्चों को स्कूल तक लाने का अर्थ ये नहीं कि बच्चों को सिर्फ खिलाना है, मतलब लाने तक सीमित हो गया है, लाने तक बच्चों को सीमित ला हो गया। करके यहाँ खिला हाँ रहे हैं। खिला दो, हो गया। और विद्यालय जो लोग उसमें लगे हुए हैं बस उनको भी खाने में मजा आ रहा मजा आ है, रहा है। उन लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। विद्यालय भोजनालय में बदल गए। हाँ, ये और दिख आज के रहा है। सरकारी स्कूल की हकीकत क्या है, जिसके पास भी, जिस भी अभिभावक के पास पैसे हैं, वो अपने बच्चे को नहीं भेज रहा। सरकारी स्कूल कौन जा रहा है। अगर आप पटना या कुछ बढ़िया संस्थान को छोड़ दीजिए, कुछ बढ़िया स्कूलों को छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भारत की आत्मा जहां जिन गांवों में बसती है, आप उन गांवों की बात करिए। किसी भी पेड़ के आप हर पत्ते फूल को नहीं सींचते, आप जड़ को पानी देते हैं, बाकी ख्याल तो खुद रख लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप पटना या फिर बड़े बड़े विद्यालयों की बात छोड़ दीजिए, वहां आपको चीजें अच्छी दिखाई देंगी। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, मैं जब अपने संस्थान में पढ़ता था, वहां भी हमारे शिक्षक जब भी किसी नियम, किसी थ्योरी या किसी भी रिसर्च का हवाला देते थे, वो केंद्रित होती थी केवी पर, वो केंद्रित होते थे जवाहर नवोदय विद्यालय पर। आप उनकी बात मत करिए ना, भारत के 10 से 12% स्टूडेंट में पढ़ते हैं, आप सारे नियम उनके आधार पर ले चले आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे विभाग में नियम आता है कि फलना घंटी में ये विषय पढ़ाया जाएगा, फलना घंटी में ये विषय पढ़ाया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा, ऐसे होगा। आपने क्या किया, आपके जो हमारे जो अधिकारीगण होते हैं या जो भी विशेषज्ञ होते हैं, वो किसी बढ़िया स्कूल में चले गए। वहां पे 6ठी की अलग कक्षा, 7th की अलग है, 8वीं की अलग है, सब विषय शिक्षक मौजूद है, आपने बना दिया। हमारे यहाँ 6, 7, 8 में मैं ही एक टीचर हूँ और एक ही क्लास में सब है। अब मुझे बताइए कि वहां विज्ञान कौन पढ़ाएगा, मैं हिंदी के लिए बहाल हुआ हूँ, गणित कौन पढ़ाएगा, अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, कौन सी घंटी में कौन जाएगा। और आपके 70% स्कूल ऐसे, जितने भी उत्क्रमित विद्यालय, आप किसी की हालत मुझे बता दीजिए अच्छी,
किसी की हालत अच्छी नहीं। तो शिक्षा के साथ मुझे लगता है ये दूसरा बहुत मजाक हुआ, ये जो मिड डे मील बनाया गया, सारा फंक्शन इसी पर है। लेकिन ऐसी योजना जब सरकार लाती है तो इसको टेस्ट करने के बाद में सरकार को फिर तो बदलना चाहिए, तो फिर ये कंटिन्यू क्यों है जब ये प्रॉब्लम है? असल में ये विद्यालय से भोजनालय की ओर कन्वर्ट हो गया विद्यालय, तो इसको तो सुधारना भी चाहिए था। फिर क्या कर रही है ये योजनाओं से जुड़ा हुआ जो ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेगी फिर देखिए सरकार? आपने बहुत सही बात भी की है। मेन नीति और नियत, सरकार की नीति बहुत अच्छी है। मिड डे मील्स के तौर पर बहुत से ऐसे बच्चे, ये हकीकत थी भारत में कि खाना पीना नहीं मिल पा रहा था और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे। एक बहुत अच्छी बात थी कि आप बच्चों को विद्यालय में खाना दें। बात नियत क्या थी, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए जो सरकार ने बॉडी बनाई है, जैसे एक विद्यालय समिति बनाई गई, बहुत से अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, उसमें वार्ड मेंबर वहां वहां के एक बाकायदा सदस्य होते हैं और जिन भी विभाग का बच्चा पढ़ रहा है वो भी उसके सदस्य होते हैं। बाकायदा एक समिति बनती है, उसके द्वारा विद्यालय का संचालन होता है। आप मुझे बताइए कि आप किन विद्यालयों में समिति देखते हैं, और जहां है भी वहां की स्थिति आप जानते हैं। जो सदस्य चुना गया वो 10 साल से सदस्य है। उसको मतलब किस बात से, शिक्षा है या नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है। शौचालय निर्माण में पैसा आया, इससे मतलब इससे मतलब है। और अगर शौचालय का निर्माण हुआ तो मेरे हिस्से में भी आना चाहिए, मुझे भी बनाना है, मैं ही बनाऊंगा। इसीलिए तो समिति के मेंबर सब जुड़े हुए बने हुए इसीलिए सब बने रहते हैं। शिक्षा से कोई शिक्षा मतलब से नहीं किसको है। सरोकार है। चलिए आप तो पेपर देख लीजिए उठा करके कि विद्यालयों में छात्रों ने सड़क जाम किया, किसके लिए किया? पोशाक राशि नहीं मिली, ठीक है, साइकिल राशि नहीं मिली। ये भी बहुत क्या आपने देखा कभी इसने जाम किया है कि पाठ्य पुस्तक नहीं मिली? ना, ऐसा कोई घटना नहीं आया। 8वीं कक्षा के बच्चे, मतलब मैं अपने ही बात बता रहा हूँ, कई स्कूलों में, विद्यालयों में आपने देखा होगा कि बच्चे 8वीं में आधी क्लास पार कर गए और अभी तक पुस्तक नहीं मिली उन्हें। कितने बार आपने देखा कि जाकर के अभिभावकों ने आंदोलन किया है, या बच्चों ने सड़क जाम किया? बच्चों ने सड़क जाम किया है। और ये होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना वो वोट बैंक नहीं, बच्चे वोट नहीं देंगे और ना दे सकते हैं। और आप जानते हैं कि राजनीति में अगर कोई चीज वोट से प्रेरित नहीं है तो फिर उसका महत्व ऐसे ही घट जाता है। इसी से जुड़ा हुआ भी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये राजनीति वाला शब्द जैसे ही आया तो मेरे दिमाग में आया कि हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, चौक चौराहे पान की दुकान हो या राशन की दुकान हो, जहाँ खड़ी हो, इवन अब प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के ऑफिसों में राजनीति की बात होने लगी है। पेरेंट्स अपने घर में बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स जॉब से या कहीं से काम करके आ रहे हैं तो घर में टीवी खोल करके वैसे चैनल को देख रहे हैं जहाँ पर राजनीति से संबंधित बातें चल रही है। बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो राजनीति से संबंधित बातें चल रही है, रिलेटिव आए तो राजनीति से, मतलब अभी चुनाव का, बिहार में विधानसभा का चुनाव है तो इतनी सारी बातें हो रही है राजनीति पर कि कौन कैसे जीतेगा, किसका कितना वोट है, जी। कौन जाति के आधार पर है, कौन जातिवाद कर रहा है, लेकिन कोई शिक्षा से संबंधित तो कोई बातचीत नहीं कर रहा, कोई इससे संबंधित कोई चर्चा न घर पर है, न पान की दुकान पर है, न कहीं। हमको लगता है कि ये भी एक धारणा जो है लोगों में बनी हुई है कि हमें शिक्षा पर बातचीत करनी चाहिए, हमारी बच्चों की शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जाए, सरकारी स्कूल को और बेहतर कैसे किया जाए। लेकिन चारों तरफ जो बातें हो रही है वो चुनाव से, इलेक्शन से संबंधित और शिक्षा से संबंधित कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता है, पेरेंट्स भी। जी, देखिए उसके दो कारण हैं, दो वर्ड आते हैं। एक तो होता है राजनीति और एक होती है राज्य व्यवस्था। राजनीति को हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं और एक पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था होती है। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, विद्यालय, ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती है। राज्य व्यवस्था एक ऐसा विषय है जिसके विषय में आपको जानकारी रखनी है, आपको बकायदा संविधान की जानकारी होनी चाहिए, आप एक अवेयर सिटीजन होना चाहिए। आप कोई राज्य व्यवस्था के बारे में एक सिटीजन जानता है, नागरिक जानता है। राजनीति तो जनता ही करती है, कोई भी कर सकता है, उसमें ज्ञान की बात ही नहीं करनी है, तर्क की बात ही नहीं करनी है, आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। जैसे साइकोलॉजी में एक टर्म आता है कन्फर्मेशन बायस का, कि अगर आप किसी चीज को सत्य मान लेते हैं तो उसके पक्ष में तर्क देंगे। अब हमारे यहाँ राजनीति में क्या यही होता है, आपने मान लिया कि एक फलाना नेता ने अच्छा काम किया, दूसरा पकड़ लेगा कि अच्छा काम नहीं किया। तो बातें हमारी राजनीति की होती है, राज्य व्यवस्था की। और शिक्षा हो, चाहे फिर बच्चों की पाठ्य पुस्तक हो, ये सारी की सारे एक सिस्टम से चल रहा है, इसका एक विभाग बना हुआ है। ये सारी की सारी चीजें राज्य व्यवस्था पे केंद्रित, और राज्य व्यवस्था के बारे में बातें करना नहीं चाहते क्योंकि ज्ञान मुश्किल है, धारणा बनाना आसान है। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, आपने धारणाएं बना ली। जज करना और भी आसान है। नॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको खोजना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आपको खुद को झेलना पड़ता है, और ये प्रक्रिया कठिन है। आप सब जानते हैं कठिन से हम बचते हैं। जैसे आपने ये कहा कि राजनीति से का प्रेरित होकर के, अब अभी जैसे आप विद्यालय को ही ले लीजिए, अभी आपने कहा बीपीएससी शिक्षक की बहाली हुई या कहीं भी शिक्षक की बहाली हुई, भारत में सबसे गलत तरीके से बहाली हो रही है तो शिक्षक की बहाली हो रही है। आप मुझे बताइए कि मैं शिक्षक हूं
मुझसे पूछा गया है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, तो मैंने लिख दिया कि 8, ऐसे कुछ लगा दिया टिक। आपको भी ये बात पता है, कोई भी बहुत से लोग पता होंगे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ये सारे के ये सूर्य तो के फैक्ट चक्कर, भी है, हाँ, हर किसी चक्कर को भी याद लगाते रहता है। हैं। लेकिन यही चीज मुझे पढ़ानी, तो मैं बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा? तो बच्चे को क्या कैसे इसकी समझाएं? इसकी जांच की गई? मेरी इन्फॉर्मेशन की जांच हो गई। और अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना हो तो हम क्लास में अलेक्सा लगा दें, गूगल लगा दें, उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। टीचर का काम क्या होता है कि ये भी है। आपने इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया। बहुत जैसे एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है किसी भी विषय को अगर आप आसान भाषा में नहीं समझा पा रहे हैं तो आपने खुद ही नहीं समझा है। जितने टीचर्स के जमावड़े लगे हैं भारत में, या फिर अभी जो हाल की बहाली आप देख लीजिए, आपने बहाली में किया क्या? आपने शिक्षा को केंद्र में नहीं रखा, केंद्र में आपने राजनीति रखी। तो जब आपने केंद्र में राजनीति रखी तो आपको मिलेगा क्या? राजनीति से जुड़ी हुई चीजें। कहां से शिक्षा मिलेगी? आपको बकायदा प्री लिया आपने, आपको डिस्क्रिप्टिव तो लेना था, चलो ठीक है, आपके पास लग रहा है कि इतना नहीं लेना चाहिए, टीचर को इतना नहीं कर रहे, तो कम से कम आप एक बार पढ़वा के तो देख लेते हो। आपने देखा होगा न्यूज में, आप तो लगातार परिचित भी हैं, और कई बार देखा कि जो बीपीएससी शिक्षक है वो आवेदन लिखना नहीं जानते, हाँ, बहुत सारे ऐसे तमाम शिक्षक गलतियां निकल रही हैं। बहुत से शिक्षक पढ़ा नहीं रहे स्कूलों में, विद्यालयों में, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन एक पार्ट होता है, वो तो आपने जांच कर ली। मुझे भी पता है कि 1947 में आजाद हुआ, बहुत से लोगों को पता होता है। कोई एक लूसेंट रट के टीचर बन सकता है, पर बात है कि आपने लूसेंट रटी, उसके पीछे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए। पृथ्वी पर कोई चीज गिरती है, ये तो गुरुत्वाकर्षण है, आप जान रहे हैं, मैं जानता हूं, एक सामान्य सा व्यक्ति भी जान जाएगा ये चीज। पर क्या गुरुत्वाकर्षण किस तरह से काम करता है, उसके लिए तो जरूरी है ना कि आप उन चीजों को पढ़ें, आप उनके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जानें। और एक बच्चा जो गया है, ये शिक्षक क्या है? सबसे निरीह प्राणी दुनिया का आपके सामने, बच्चे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या कर लेंगे छोटे बच्चे? आप उनको जैसे जो भी बोल दोगे वो मान ही लेंगे। हालांकि अब ये चेंजेस हुई है, पर शहरों में तो बच्चे चैट जीपीटी है, गूगल का यूज कर रहे हैं, जेमिनाई कर रहे हैं, पर गांव के बच्चों को तो कोई मतलब नहीं है। और आपको नहीं आ रहा, आप जा रहे हो रात को नोट्स लिख करके, वो नोट्स पिंटू लिखा देते हो, गाइड से पढ़ा देते हो, शिक्षा बन गई। नहीं, तो अभी आपने एआई का बात की कि एआई आ गया है, जैसे चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, तो सही में ऐसे बहुत सारे हमारे पास में मॉडल है एआई के। तो हम अभी गौर कर रहे हैं कि कई सारे पेरेंट्स जो है इसको बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल की भी बहुत अच्छी हालत नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, वो दिखावा के लिए है कि एक्सप्लेन जो है नहीं कर पाता। अगर कोई टीचर हो, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया, कोई बच्चा अगर नहीं समझा, जी। तो फिर उसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो खुद टीचर ही। तो इसके लिए एआई हमारी बहुत मदद कर रही है, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, ले सकते हैं। आपने शिक्षा में एआई की बात ली, और बड़ा आजकल इसका चल भी रहा है। मैंने भी काफ़ी मैं प्रयोग करता हूँ और बहुत से लोग भी करते हैं। पर मैं फिर कहूँगा कि एआई का जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा है, अरे नॉलेज के लिए नहीं। इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको पता है कि टमाटर एक फल है, पर आप क्या उसको फ्रूट सैलेड के थी में रखेंगे? क्या आप उसको फलाहार में रखेंगे? टमाटर सब्जी नहीं, टमाटर फल है, ये इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज क्या है कि उसको रात को फलाहार में सेब के साथ नहीं खा लेना है, यद्यपि टमाटर फल है। ये तो ज्ञान है, ये तो विजडम है, अपनी समझदारी है। ये व्यवहारिक ज्ञान शिक्षकों को, बच्चों को शिक्षक के थ्रू आता है। वाइगोत्स्की ने इस फील्ड में बहुत काम किया था। लेव वाइगोत्स्की एक नाम आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी में। उसने कहा था कि बच्चे सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोसाइटी इन्वॉल्व्स, सोसाइटी शामिल होती। और आज हो क्या रहा है, और सोसाइटी के रूप में बच्चों का पहला समाजीकरण तो माता पिता बहुत कम ही रहता है। बच्चों को सीखने की एज होती है 6 से 14 साल, 16 साल, ये बड़ी क्रिटिकल एज होती है। बच्चे एडवांस लर्निंग करते हैं, तमाम क्वेश्चंस करते हैं। उस दौर में उनके लिए सबसे प्रमुख साधन, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, या सोचिए ना, आप बचपन में क्या चाहते थे कि अरे टीचर बनेंगे, बड़ा ये तो बड़ा अच्छा पढ़ा रहा है, आदर्शतम रूप होता है टीचर, क्यों सब बच्चों को लगता है कि बहुत आदमी जानता है, मेरे हर सवाल का उत्तर दे देता है। 1 मिनट सर आपको रोकूँगा कि अभी मैं जिस स्कूल में हूँ, मैं अभी उनका नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, आगे चल के बताऊँगा। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, तो ख़ास करके शिक्षक दिवस के दिन, तो जो भी शिक्षक है वो बच्चों को जब कुछ बताते हैं, या किसी बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है, तो उससे माइक पर पूछा जाता है या मीडिया वालों के सामने पूछा जाता है, तो बच्चा बस एक ही बात बोलता है, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और कोई बोलता है डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है आईएटी बनना है। लेकिन कोई भी शिक्षक हो, ये कोई नहीं बता रहा है कि आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनना है या आपको एक अच्छा शिक्षक बनना है, कि आप ऐसे लोगों को और अच्छे जगह पर लेके जा सकते हैं। जैसे इसको एक
एक तरीके से और ले सकते हैं बदल करके कि हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे आईआईटीएन को पैदा कर रहे हैं, आईएएस तक को पैदा कर रहे हैं जी। हमारे देश में। लेकिन आए दिन ये सुनने में भी आ जाता है कि वो करप्शन में है, शामिल हैं या फिर उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो गलत-गलत निर्णय ले रहे हैं। तो टॉप रैंकर है, वो रैंक उनका बहुत अच्छा आया है, वो अपने एकेडमिक लेवल पर बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन वास्तविक जीवन में उनका पारिवारिक जीवन भी जो देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। वो बहुत थोड़ा-सा विवादास्पद सा लगता है कि ये ऐसा क्यों? और स्कूलों में तो बच्चे को आईएएस ही बनना बताया जा रहा है कि आपको आईएएस बनना है। देखिए उसको उसके कैसे हैंडल करेंगे कोई भी इसके पेरेंट्स? 2-3 चीज़ें हैं। आप व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। समाज में जो चलेगा, व्यक्ति उसका आईना होगा। उसका प्रभाव तो व्यक्ति पर पड़ेगा। तो एजुकेशन भी तो उसी के आधार पर डेवलप होना चाहिए या हमको बिल्कुल। लेके जाना चाहिए कि आप हमारे समाज में ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते आपने राधा कृष्ण की बात की ना, राधा कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। हुँ। उन्होंने कहा था पढ़ना सबको चाहिए, पर पढ़ाना उसी को चाहिए जिसको उसमें मज़ा आता है। पढ़ना सबको चाहिए। उन्होंने इस बात की थी कि पढ़ा आप सबको पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग पढ़ें, पर पढ़ाए सिर्फ वही जिसको बाकायदा इसमें मज़ा आता है। ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप शिक्षक बन गए, आपको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा और बच्चे को ₹100 देके खुश नहीं कर सकते। ₹100 लो और मेरे क्लास में बैठे ही रहो चुपचाप या बैठे रहो। बच्चे हल्ला मतलब शुरू कर देंगे वो चीज़। हैं। तो आज की प्रॉब्लम भी तो यही है कि हर कोई पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, नौकरी ही समाज में सबको शिक्षक को क्या वैल्यू दिला दिया जाए। समाज में शिक्षक की वैल्यू क्या रह गई? कुछ नहीं रह गई। कुछ नहीं रह गया। अब अभी तो वो दिन सम्मान भी नहीं मिलता है सम्मान शिक्षकों को। इसके अलावा शिक्षक खुद भी जिम्मेदार है। ये हाँ, नहीं कहा जा शिक्षक भी सकता कि जिम्मेदार है। समाज ने ही उनको किया है। ऐसे नहीं है, बहुत से अच्छे शिक्षक को सम्मान मिलता है। बहुत से अच्छे शिक्षक जिन्होंने अच्छा काम किया है, काफ़ी उन्हें सम्मानित किया जाता है। सोसाइटी उन्हें अभी भी अच्छे रूप में देखती है। पर हुआ ये है कि शिक्षा जो थी ना वो सेवा से बदल करके व्यवसाय में आ गई। और ये जैसे बहुत आप किसी भी चीज़ को सर्विस से बदल के व्यवसाय में बदल दोगे, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई। जिस दिन जो सेवा अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। व्यवसाय तो मोल वाला है। जब किसी व्यक्ति ने आपको मोल चुका दिया, तो फिर वो और आप बराबर है। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन था जिसकी इज्जत डाउन हो गई। आजकल अब मैं ही कभी कहीं जाता हूँ, मैं किसी कोई मुझसे पूछा, मैं कहता हूँ शिक्षक हूँ, तो मुझे ऊपर से नीचे ऐसे देखता है कि लगता है कि कहीं कोई नौकरी वोकरी नहीं हुई, इसीलिए टीचर बन गया। जबकि मैं बचपन से शिक्षक बनना चाहता था, मैं उसके लिए काम करता था, मैं पढ़ता था। नहीं, आपका तो मैंने देखा है सर, आप बहुत बचपन से ही बच्चे को पढ़ाते आए हैं। बचपन का मतलब ये है कि आप बहुत छोटे उम्र से ही अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाते आए हैं। तो मैंने तो देखा है वो वही बात होती है कि अब मैं बन गया हूँ शिक्षक। अब हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अरे ठीक है, टीचर तो कोई भी बन जाता है। मैंने कई मेरे मित्र रहे हैं या कई मेरी जो दोस्त हैं उनसे मैंने बातचीत की है, जब हमारे ही साथ में जो पढ़ते थे, तो उनके घरों में पेरेंट्स ऐसे कहते हैं अरे टीचर तो कोई भी बन जाता है। ऐसी धारणा है। आप गलत समझ रहे हैं। टीचर की नौकरी कोई पा जाता है, टीचर कोई ही बन पाता है। हाँ, ये बात बहुत टीचर की नौकरी कोई भी पा सकता है, कोई भी पा पर सकता है। टीचर कोई ही बन सकता है। कोई ही बनता है। सही। हर कोई टीचर नहीं बन सकता। जी। और विलियम ऑर्थर का एक बड़ा अच्छा कोट था, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी टीचर के बारे में कि एक एवरेज टीचर आपको बताता है, जो लिखा है फैक्ट सुना देगा। एक अच्छा टीचर जो होगा, एक ग्रेट टीचर जो होगा, वो आपको करके दिखाएगा, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा कि देखो ये है और ये है। पर एक जो लीजेंड टीचर होता है, जो टीचर की रियल ड्यूटी है, वो आपको इंस्पायर करता है। टीचर का काम यही होता है। बच्चे ड्रीम लेकर के स्कूल आते हैं, उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अब देखिए उनके ड्रीम्स में कितने वेरिएशंस होते हैं। टीचर का काम होता है ड्रीम को नॉरिश करना, उसे मरने नहीं देना। बच्चे तो ज्ञान आप किसी को नहीं दे सकते, वो खुद ही कर लेंगे। आप एनसीईआरटी की एनसीए पलट के देखिए, क्या लिखा है उसमें। बच्चे खुद ही ज्ञान के सृजक हैं। हमें सिर्फ वातावरण बनाना है, बच्चे खुद ज्ञान ले लेंगे, वो खुद से सृजन कर लेंगे। टीचर की भूमिका फैसिलिटेटर की होनी चाहिए थी, जो मार्गदर्शक दिखाए ये है। और आप प्राचीन काल से देखें, हमारे शिक्षक वही करते थे, वो माहौल बनाते थे, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत होते थे। आज के शिक्षक क्या हो रहे हैं? प्रेरणा स्रोत तो गायब है। एक मिनट सर, एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि आपने बोला कि शिक्षक की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, तो हमको ये सवाल भी लगता है कि पेरेंट्स को जानना चाहिए कि हम लोग बचपन से ही बच्चे को ये धारणा उसके दिमाग में डाल देते हैं कि आपको इस तरह का आईएएस देखो इतना टॉप किया, देखो आज यहाँ पर ये आईआईटीएन बना, ये डॉक्टर बना, तो बच्चे इंस्पायर भी हो रहे हैं तो किनसे हो रहे हैं? उनके सामने में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बहुत अच्छे ओहदे पर हो। शिक्षक की भूमिका में मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे उनसे बहुत अच्छा इंस्पायर हो तो वो कदम भी उठाएं। ऐसा कोई है ही नहीं इंडिया में, तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसे बड़े अच्छे ओहदे पर शिक्षक हो जिनका बहुत अच्छा नाम चला हो, अभी इधर 5-10 साल में हो, बहुत ज्यादा चर्चे में रहे हो या उनको कोई बड़ा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो। शिक्षक के बारे में पहली बात तो ये है कि सोसाइटी रोल मॉडल किसको बनाती है।
अगर आप भारतीय सभ्यता की बात करें, हमारे समाज की बात करें, तो एक समय में शिक्षक की बहुत वैल्यू थी। एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा भी चलता था जब नालंदा के बड़े-बड़े पुस्तकालय होते थे। आज आप एक देख लीजिए जाके, जूते शोरूम में बिक रहे हैं और किताबें फुटपाथ पे बिकती हैं। ये तो भारत का ये चलन है। आप अगर किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, आप बढ़िया से देशों में चले जाएँ जो बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है। आप अक्सर ये पाएँगे या अक्सर वहाँ कैसे पाएँगे, वहाँ बहुत अच्छी-अच्छी किताबों की दुकान है। मुझे बताइए ना कि आप अगर आज आप चाह लें कि मुझे एक अच्छी किताब पढ़नी है, किसी बढ़िया राइटर्स की, तो क्या पटना गए बिना आपको किताब मिल पाएगी? शायद पटना में भी नहीं मिलेगा, हमको मतलब ऑनलाइन पटना तो खरीदना चलिए मान पड़ेगा। लीजिए खरीदना, अब ऑनलाइन की चीजें तो घर पे आ रही हैं, पर अगर आप सोच लें मुझे एक अच्छी किताब पढ़नी है, या कोई बच्चा सोच ले, और वो ऑनलाइन की बात चलिए नहीं आता है, क्या आपको लगता है वो किताब आप यहाँ के किसी भी दुकान में पा पाएंगे? नहीं, कुछ मुश्किल है। पूरी दुकानें किन किताबों से भरी पड़ी हैं। रेलवे ग्रुप डी की एसपीडी लगी हुई है, ये लगी हुई है, वो लगी हुई है, पर एक ठीक टोटल ठाक किताब, कॉम्पिटिटिव। गांधी का जीवन आप खोज के दिखा देना, मुझे जमुई में नहीं मिलेगा। लाइब्रेरीज में कहीं मिल जाए तो अलग बात है, पर किसी दुकान में महात्मा गांधी का जीवन, जिस व्यक्ति ने देश के लिए सबसे ज्यादा किया, इस देश ने उसी को सबसे कम पढ़ा। कम पढ़ा और उनकी किताबें ही उसकी एक आदत मौजूद नहीं। जीवनी नहीं है। हमारे जिला जम्मू जिला है, ठीक ठाक जिला है, यहाँ 3 स्टार होटल तक है, बड़े रेस्टोरेंट्स है, बड़े बड़े जूते की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें। आप वहाँ किसी भी दुकान में मुझे बता दीजिए गांधी जी की जीवनी मिल जाए, वो नहीं मिलेगी आपको। यही इस देश का दुर्भाग्य है। तो आप बताइए, जब जिस व्यक्ति ने इतना किया उसके जीवन के बारे में पढ़ने के बाद लोगों के लिए फुर्सत नहीं है, तो फिर कैसे आप सोचते हैं शिक्षक इसमें सम्मान पाएगा? रही बात, सोसाइटी हर बार उसको इज्जत देती है कि कौन कितने को अफेक्ट कर पाएगा। तो हमारे आदर्श ही तो ऐसे हैं, तो कहाँ से आप आएगी? आइए हमारे छोड़ दीजिए ना, आदर्श ही आप ऐसे हैं। बिहार पुलिस की वैल्यू शिक्षक से ज्यादा कंसीडर किए थे। क्यों? बिल्कुल की एक जाती है। शिक्षक किसी को ना तो केस में फंसा सकता है, ना आपका वो कुछ बिगाड़ सकता है। वो बड़ा दयनीय जीव माना जाता है, पर बिहार पुलिस कुछ भी कर सकता है। कहीं भी आपको बता सकता है, तो वो होगा ही कि इसीलिए सोसाइटी का ये चीज चलेगी कि भाई जो व्यक्ति है या जो समाज में जितना प्रभावित करता है समाज को, उसकी उतनी वैल्यू दी जाती है, उसको उतना इम्पैक्ट होता है। अब सोसाइटी में जहां तक रही टीचर्स का मोर डाउन होना, इज्जत डाउन होना, तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार है। कई बार आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा था कि कैसे शिक्षक फरवरी नहीं लिख पा रहे हैं, कैसे शिक्षक पहाड़ा नहीं कह पा रहे हैं। और अभी तो आप देखें कि जब आप इतने बड़े संस्थान बीपीएससी से चुन के आए हुए, जिसके आपने कठिनतम परीक्षा ली कि भाई इन्होंने एस्टेट पास किया, इन्होंने ये सब पास किया, आप देखिए ना डिस्क्रिप्टिव नहीं लिख पा रहे। 40-40 नंबर में तो पास होकर के गए हुए हैं, जो पहले से कहीं बाहर में काम किया करते थे, कोई जियो में है, तो कोई एयरटेल में है, तो कोई बाहर में काम करता है, वो आकर के दे दी, क्योंकि उनके पास में डिग्रियां थी। तो बात वही थी ना, आप वो लोग आप निकल बहाली कर नहीं रहे थे ना, आप वोट खरीद रहे थे। हाँ, वो राजनीति के आप कारण वोट बैंक बना रहे थे, आप बहाली करते। जैसे केवीज क्यों अच्छे हैं या नवोदय क्यों अच्छे हैं? आप केवीज के अगर परीक्षाएं देखेंगे, तो केवी की परीक्षा में पहले आपको एक एग्जाम्स होते हैं, 150 नंबर का पेपर होता है। उसमें 50 नंबर तो इस बात की चेक किया जाता है कि आपने अपने विषय को कितने अच्छे समझा है, बीएड को कितने अच्छे से प्रॉपरली लिया है। फिर आपका एटीट्यूड क्या है टीचिंग के प्रति, कि क्लास में बच्चों को कैसे डील करते हैं। इनके बाद भी जब आप परीक्षाएं पास कर जाएंगे, तो आपको बाकायदा इंटरव्यू देना पड़ता है, पढ़ा के दिखाना पड़ता है, एक बोर्ड को कन्विंस करना पड़ता है। तो आप केवी चले जाइए, वहां के शिक्षक अच्छे पढ़ाते हैं, और केवी कई बार अच्छा रिजल्ट देता भी। नवोदय भी उसी तरह का पद्धति है। केवी या नवोदय कोई राजनीतिक कारण से नहीं बना है, लेकिन ये बीपीएससी जो है वो राजनीतिक कारण बीपीएससी से नहीं ही बनी आया थी, है। लेकिन सरकार ने उसको प्रेरित किया। बीपीएससी टीचर वाले की बात हाँ, मैं कर रहा हूँ कि ये जो बीपीएससी टीचर जो अभी 1-2 साल में आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारण से, कुछ बिल्कुल। लोग तो ये भी कहते हैं कि राजनीति के गर्भ से निकला है। और कई बार आप ये भी देखें, और इससे क्या होता है ना, सोसाइटी को ही घाटा होता है। क्योंकि अब जब शिक्षक एक आपने बहाल किया, एक तो आपने शिक्षक की सैलरी वैसे ही दी कि शिक्षक खुद ही परेशान है, 3-3 महीना तक पेंडिंग पेमेंटिंग, और आप कम भी दे रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, एक व्यक्ति मान लीजिए, एक और बड़ा आपको अजीब चलन मिलेगा कि यहाँ लोग मिलेंगे, अरे यूपी वालों को नौकरी ले ली, यूपी वालों ने, बिहार वालों को नहीं मिली। तो हमारे यहाँ का तो माइंडसेट बिहार क्यों पीछे है? बिहार का मानना है कि हमारे बच्चे शाश्वत मूर्ख रहे, पर टीचर हमारे घर का हो। नौकरी यूपी और केरला वालों को नहीं दी जाती, नौकरी योग्यता वालों को दी जाती। तो जिसने भी उसमें कम्पीट किया हुआ है, आपने इस बात को ध्यान ही नहीं रखा। तो हमारे यहाँ ये लेवल का पॉलिटिक्स होता है। आप सोचिए कि जो एक अच्छा शिक्षक आया, सपोज करिए कि आपके ही गांव में एक यूपी का शिक्षक आया, एक तो मात्र 40-41 हजार रुपए में वो यहाँ के काम कर रहा है, सरकारी नौकरी बस इसलिए काम कर रहा है, और भारत में बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए वो आप यहाँ काम कर रहा है। बेरोजगारी से एक सवाल सर मेरे दिमाग में आया कि हम कई सारे मैंने विजिट किया है जाकर के प्राइवेट स्कूलों में। सरकारी स्कूल के तो हालात जो जिस पर बात हो ही रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से मैं बहुत नजदीकी से जाकर के मैंने देखा है।
मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है वहाँ के टीचर से मिल करके, स्टाफ से मिलकर, सर आपकी सैलरी कितनी है? तो 5-6 हज़ार, मैक्सिमम 10,000 के अंदर ही होता है। एवरेज मान लीजिए 10,000। तो ऐसे बढ़िया-बढ़िया स्कूल जिसको कि आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा पॉपुलर स्कूल है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग वहाँ 8 से 10,000, 6,000 में काम कर रहे हो टीचर की भूमिका में, वो क्या दे पा रहे होंगे बच्चों को, उस स्कूल की वास्तविक हालात क्या है अंदर की। स्कूल का तो ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि आप ऐसे, जबकि ये भी कहना है कि अगर कोई भी स्कूल हो जो 1 से 5 क्लास तक के स्कूल है, खास तौर पर वहाँ के शिक्षक की जो सैलरी होनी चाहिए सबसे ज्यादा हाँ, होनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो तन मन से बच्चे को पढ़ा पाएंगे, और वो ज्यादा पूरी उस पर तरह से काम भी करते काम हैं। भी करेंगे, बिल्कुल। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है उन्हीं को है। 1 to 5 बोले बच्चे पर ही। लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर देख रहा है कि कुछ तो ऐसे स्कूल के 3-3 हजार रुपए पर मंथ पर काम कर, यानी 100 रुपए पर डे दे करके काम करवा रहे हैं आप उसे टीचर की भूमिका में। आप ये भी देखिए प्राइवेट स्कूल्स के बारे में क्या कहा जाए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं कि चलो गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं मिलती, प्राइवेट में पढ़ाई मिलती है। जब प्राइवेट में पढ़ाई मिलती है फिर अपने बच्चों को ट्यूशन क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, आप आश्चर्यजनक आयरनी देखिए कि प्राइवेट स्कूल में लोग शिफ्ट होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से कि चलो पढ़ाई नहीं होती, पेट काट के बच्चों को पैसा दिया जाएगा। आपने पैसे मोटी फीस दी, मोटी इन्फॉर्म के दिए। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जबकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो ट्यूशन की फीस भी आपकी मोटी होगी। तो जब आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में फिट किया कि वहां सब कुछ अच्छा है, तो फिर उसके बाद उन्हें ट्यूशन देने की क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है? आप उसके बाद भी दे रहे हैं। मतलब प्राइवेट स्कूल में ये है कि जूते यहाँ से मिलेंगे, कपड़े यहाँ से मिलेंगे, मौजे यहाँ से मिलेंगे, पढ़ाई आपको बाहर से ट्यूशन के रूप में लेनी होगी, वो हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब देखिए हमारे यहाँ क्या है कि शिक्षा जो दिखता है वो बिकता है। सरकारी स्कूल के बच्चों का वो 3 दिन आए, 4 दिन आए, नहीं आए, ड्रेस में आए, नहीं आए, किसी भी तरह आ गए, ना गार्जियंस को फिक्र पड़ी है। मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल किसके लिए है? वही बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, या फिर हकीकत समाज का ये है कि एक बच्चा, एक बेटी है, बेटा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, इतने पैसे हैं नहीं कि बेटी जा सकती है, तो बेटी को स्कूल भेज दो सरकारी, कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, शादी में दिखा देंगे हमें पास की, और 10,000 मिल भी जाएगा, ये सब हो ही जाएगा। अब तो यही बात है कि जब तक आप एजुकेशन और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं करोगे, और ये कभी होगी नहीं, भारत में तो नहीं लगती। मतलब अब विदेशों में देखो है, आपने हाल फिलहाल सुना भी होगा एक बार कि जब ट्रंप ने बहुत बेकार सी नीति अपनाई थी, तो हार्वर्ड के प्रोफेसर ने बाकायदा उन पर केस किया कि ये गलत नीति, हमारे राष्ट्रपति हैं पर ये गलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो संभव ही नहीं है। हमारे तो मुखिया साहब आ जाए तो प्रधानाध्यापक लगेगा कि क्या ही लेके पहुंच जाए। अरे मुखिया जी बैठिए बैठिए, मुखिया जी आ रहे हैं, मुखिया जी कह रहे हैं भाई जो फंड आया उसका हिसाब किताब, भले मुखिया जी भले घटिया किस्म के अनपढ़ के, वो जो है बताओ पढ़ाई लिखाई क्या हो रही है? कहाँ ऑडिटिंग, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र का रालेगन सिद्धि है, बड़ा इस मामले में उसने प्रोग्रेसिव की भी किया कि वहाँ जो विद्यालय हैं, और बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे लगती है, तो गांव के लोग बैठते हैं बाकायदा, हर शनिवार को शिक्षक आते हैं, वो बताते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया, गांव के लोग भी अपना बात रखते हैं, और वहाँ पंचायत फैसला, वहां पर बल्कि शिक्षक का स्थानांतरण भी पंचायत की मर्जी से होता है। अगर कोई शिक्षक अच्छा नहीं कर रहा है तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, और सरकार वो बात मानती है, आपका कर दिया जाता है। कहाँ है? क्या गांव में ये बहुत मुश्किल काम है? पर नहीं, हमारे गांव में सोशल ऑडिटिंग कहाँ है इस तरह की, बताइए आप। नहीं है। विद्यालय प्रबंधन समिति कहाँ चल रही है? कागजों पर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गार्जियंस को है कि भाई जिस दिन अंडा मिलेगा उस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे, जिस दिन केला मिलेगा उस दिन बच्चे स्कूल जाएंगे। और बड़ा विचित्र स्थिति होती है कि किसी दिन अंडा और केला बचा, आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे वो इस तरह करते हैं कि आपको दया और के साथ साथ बड़ा बेचारगी, लाचारगी फील होती है कि हम किस देश में रह रहे हैं और क्या है ये। लेकिन फिर भी वही बात है कि चीजें चल रही हैं, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या, गाली दिल को खुश रखने का ख्याल अच्छा है। तो कोई बोलना नहीं चाहता इस विषय में, क्योंकि सबको अपने अपने स्वार्थ सिद्धि है, अपने अपने स्वार्थ है, हित है। रही बात पेरेंटिंग की, तो पेरेंटिंग की चूक तो हुई है और बहुत बड़ी चूक हुई है। आप ये आशा नहीं कर सकते कि आप मोबाइल देखेंगे, आपके हस्बैंड मोबाइल देखेंगे और आपके बच्चे पढ़ लेंगे, ये नहीं होता। मोबाइल पे जो ऐप बने हैं ना, उनको बनाने वाले इंजीनियर ने करोड़ों लिए, ऐसा ही डिजाइन किया गया कि बच्चे उसमें करोड़ों लेकर के बैठे हुए, उन्होंने कई साल पढ़ाई की और आपको लग रहा है कि आप छोड़ देंगे। तो जो बच्चे, आइंस्टीन की एक बात मुझे लगता है हर पेरेंट्स को याद रखनी चाहिए, चिल्ड्रन आर नॉट गुड लिसनर, दे आर गुड ऑब्जर्वर। बच्चे अच्छा नहीं सुनने वाले होते हैं। कितनी किताबें नीति उपदेश की भरी पड़ी है, देते रहिए ज्ञान, वो नहीं सुनेंगे, वो सीखते हैं, वो ऑब्जर्वर होते हैं, वो देख करके सीखते हैं। आप देखिए सोसाइटी में, आप माँ बाप अगर गाली गलौज शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें, बच्चे कॉपी करना शुरू कर देंगे।
लेकिन माँ बाप के तो अंदर में ये बैठा हुआ है उनके मन में कि बच्चे स्कूल जाकर के ही सीखते हैं। घर में क्या, घर का तो माहौल जैसा है वो कैसे बदल सकते हैं, हम ही ऐसा है तो कैसे बदल ले खुद को। स्कूल का काम स्कूल समझे अपना, स्कूल क्या, उसके लिए फीस भी देते हैं मोटी मोटी वो लोग। स्कूल आपके बच्चों का 3 पार्ट है हमारे। कॉग्निटिव है, एक तो जिसको आप नॉलेज कह सकते हैं, इमोशनल पार्ट भी हमारा है, और एक साइकोडोमेन है जो आपके एक्टिविटी से सीखते हैं। ठीक है, स्कूल आपका कॉग्निटिव संभालेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा, दे कैन अंडरस्टैंड। पर इमोशनल पार्ट्स आप ये कैसे समझ रहे हैं कि माँ बाप का स्थान वो ले लेगा? नहीं लेगा ना, कैसे ले सकता है? कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को कितना भी अच्छे पढ़ा ले, कितना भी प्यार कर ले, पर जो माँ बाप का भावना है या बच्चे की माँ बाप के प्रति, वो तो नहीं बदल सकता। और स्वाभाविक है कि बच्चे माँ बाप से सीखेंगे ही सीखेंगे। सबसे ज्यादा उन्हें उन्हीं दोनों का इफेक्ट दिखता है। आप जो ये आपको नहीं पता होता, पर आप ऐसे वल्गर्स, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप फोन में गाना बजा रहे हैं, कुछ भी, आप अपने बच्चे को खाते वक्त मोबाइल दे देते हैं कि लो देखो आराम से खा लो, और फिर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत कम एज में पबजी खेल रहा है। कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप देखिए तमाम तरह की चीजें आ रही हैं, बच्चे हिंसक हो रहे हैं, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे, इवन 5वीं 6ठी के बच्चे बड़े हो रहे हैं, समय से पहले बड़े हो रहे हैं। प्राकृतिक जो उनकी, ठीक है, जैसे अपोजिट सेक्स के प्रति उनका लगाव था, तो एक उम्र में प्राकृतिक उम्र होती थी, नेचर अपना काम करती है, पर अब वो समय से पहले हो रहा है। ये उनमें डिसबैलेंस पैदा कर रहा है। चीजें पूरा वर्ल्ड अगर आप देखेंगे, नेचर्स को देखेंगे, हमारा पूरा चीज देख लीजिए स्पाइडर वेब्स की तरह। आपने एक भी तार हिलाया ना तो सब हिलेगा। ये बटरफ्लाई इफेक्ट है। आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है, उसका टाइम स्पेंड कम हो रहा है। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी हाल में, मुझे लगता है बड़ी अच्छी रिसर्च थी, कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, और आपका एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, वो आपका ध्यान 17 मिनट के लिए हटा देता है, और 17 मिनट तक आप फिर ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एक बच्चे के मोबाइल में पॉपअप पर पॉपअप नोटिफिकेशन आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्मार्टफोन सबके पास है, अंग्रेजी कितनों को आती है? टर्म्स एंड कंडीशंस तो कोई जानता ही नहीं है। भारत में अंग्रेजी बोलने और भाई समझने वाली संख्या 5% है, और स्मार्टफोन रखने वाली संख्या 80%। हिंदी आपको जो है वो वैसे भी समझ में आनी नहीं, अंग्रेजी आपके पल्ले पड़ नहीं रही है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है कि हम लोग ना हिंदी पर हैं ना इंग्लिश पर। लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक बात और मेरे दिमाग में आ गई, जिस पर भी मैं कई बार चर्चा भी कर चुका हूँ, कि हमारा जो माहौल है गांव समाज का, उनको बहुत अच्छे से हिंदी भी नहीं आता है, घर का माहौल भी हिंदी का नहीं है, बोलचाल में भी हिंदी हम लोग नहीं रखते हैं, गांव का माहौल है वही चलता है, और हम अपने बच्चे को डायरेक्ट उठा करके ले जाकर के इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सफल होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है। तो आपको इसको पेरेंट्स को कैसे आपको बच्चों को थोड़ी पढ़ाना है, आपको तो अपनी सोसाइटी में स्टेटस सुधारनी है। दिखाने, ये स्टेटस बन गया है कि हम अंग्रेजी मीडियम में भेज तो रहे हैं। आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है, कोई सुधार नहीं है। आपको अपने बंदूक अपने बच्चे कंधे पे रख के चलाना है। कई जगह अगर आप पेरेंट्स हैं, आप जाकर के कहीं भी रिसर्च पढ़ लीजिए, कोई भी विद्वान देख लीजिए, वो सबसे पहला जोर डालेगा कि भाई बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा में। बच्चे वो भाषा अगल बगल जानते हैं, भाषा माध्यम है सीखने का। मैं कुछ बता रहा हूं, आप कुछ सीखेंगे, वो पुल है भाषा, आपने उस पुल को तोड़ दिया, जबरदस्ती की अंग्रेजी लाद दी। और बच्चे जो 10वां पास हो रहे हैं, 11वां पास हो रहे हैं, जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है भारत में, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। हमारा दिमाग अनुवाद करेगा, मतलब आप ठीक है एक लेवल पर पहुंच जाएंगे अगर आप तो अलग हो सकता है, पर ऐसा होगा कि पहले वो अनुवाद करेगा, फिर उसके बाद वो अंग्रेजी बोलेगा। अब जब आपका अनुवाद ही गड़बड़ है, आपके मूल सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, हाउ कैन यू डू दैट? हमारे यहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना, जैसे आप एक बड़ा अजीब सा एग्जाम्पल देखेंगे, आप किसी घर में जाइए, आप तो जाते ही होंगे, कोई छोटी बच्ची मिली, उनके पहले बाबू इधर इधर आओ, अंकल को सुनाओ जॉनी जॉनी यस पापा। वो बच्चा बेचारा सुना रहा है, उसकी इच्छा भी नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं जाता हूँ, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है। ये बच्चा मेरा 8वां में, 2 सवाल पूछिए। बच्चा भी फील करता है, 2 सवाल क्यों पूछूं मैं? मेरे 2 सवाल से क्या हो जाएगा? मैं टीचर हूं, मैं चाहूं तो ऐसे 2 सवाल पूछ लूं कि भाई वो आराम से बता सकता है, मैं चाहूं ऐसे पूछूं को नहीं बता पाएगा। जनरली ऐसा ही पूछा जाता है कि वो नहीं बता पाए। और कई बार ऐसा होता है, आप ऑकवर्ड फील कर लेते हैं, बच्चों को करा देते हैं। और ये बच्चे के दिमाग बड़े एक तरह से आप समझिए बहुत कोमल होते हैं, आपके छाप उन भी छूट जाती है। रही बात लैंग्वेज को लेकर के, जो भाषा, इंग्लिश मियरली लैंग्वेज, और ये बात पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते हैं कि लैंग्वेज हम सीखते नहीं, हमारे दिमाग में ऑलरेडी होता है। अगर नॉम चॉम्स्की जिसे हम बहुत काम किया था, उससे पहले ये धारणा थी, सुकरात और प्लूटो ने कहा था कि हमारा दिमाग खाली स्लेट होता है, आप उस पर गाय लिख दो तो मैंने गाय सीख लिया, ऐसे सिखाते हैं भाषा। चॉम्स्की ने कहा था कुछ नहीं होता है,
हमारे दिमाग में काफी रिसर्च और साइंटिफिकली प्रूव किया कि एक एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो दुनिया की सभी भाषाओं को जानता है। हम पैदा होते ही संसार की सभी भाषाओं को जानते हैं। बस होता क्या कि आपको उस अनुकूल माहौल मिलना चाहिए। आप जैसे आप सपोज करिए आप इंग्लैंड चले जाए या फ्रांस चले जाइए, 6-7 महीना आप फ्रांस में रहिए, आप फ्रांस की भाषा सीखने लगे। हमारे जो बच्चे होंगे ऑलरेडी वहां पर अपने आप बोलने लगेंगे फ्रेंच। आपको फ्रेंच ग्रामर नहीं पता, आप छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, क्या उनको कोई बताता है कि वाक्य संरचना कैसे होती है हिंदी की? नहीं होती ना। वो बच्चे व्याकरण कब पढ़ते हैं? 8वीं 9वीं 10वीं में जाके, भले क्लास 4th 5वीं में 10 साल के हो जाए तब। पर भाषा तो 5-6 साल से बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरे घर में पापा आए, ये लाए, वो लाए, वो उसी समय कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है किसने उन्हें सिखाया कि भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्या आपने बताया उन्हें? खुद सीखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में हिंदी भाषा ऑलरेडी सारी मौजूद है। अब वो व्याकरण संरचना में उनको नहीं पता कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है, ये उनको सीखना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो भाषा नहीं बोल पाते, भाषा तो बोल लेते हैं और बड़े मजे में बोल लेते हैं। तो हम लोग किसी भी चीज का वैज्ञानिक पक्ष इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि अगर अंग्रेजी, भारत में एक वर्ड आप शायद को पता हो, संस्कृतनाइजेशन एक वर्ड होता है, संस्कृतिकरण। हर संस्कृति अपने से बेहतर संस्कृति का फॉलो अप करती है, पीछा करती है। जैसे हम पे अंग्रेजों का बहुत दिन शासन रहा तो हम अंग्रेजी का फॉलो करते हैं। जहां फ्रेंच का शासन था वहां फ्रेंच बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फ्रांस चले जाइए, वहां लोग इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते, वहां को अंग्रेजी समझने वाला कोई नहीं है, वहां उनको अपना फ्रांस चाहिए। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां की अपनी जो भाषा है उसकी हिंदी या जो आपकी मातृभाषा है, हिंदी छोड़िए, आपको लग रहा है हिंदी, आप अपने गांव की भाषा में शिक्षा दीजिए ना। आप देखिए ना, बुद्ध इतना प्रसिद्ध क्यों हुए? बुद्ध तो बहुत ज्ञानी थे, संस्कृत में अपनी भाषा बोल सकते थे, पर बुद्ध ने कौन सी भाषा चुनी? पाली भाषा, जो कि बहुत जमीन से अगर बुद्ध आ जाते तो कैसे बोलते? देखिए दुनिया में दुख हो बहु, अगर हम लोग के साथ बुद्ध होते तो कैसे बोलते कि देख ले दुख हो गई, दुख के 3 कारण हो, ये सब कर भी तो दुख होता हो। आम लोगों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि जनसाधारण की भाषा यही थी। आप बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बच्चे पहले तो अंग्रेजी सीखने में जान लगा रहे हैं, फिर वो इन्फॉर्मेशन वही बात है, आपने पता कर लिया कि टमाटर फल है और आप उसको फलाहार के साथ, सेब के साथ टमाटर काट के भी फ्रूट सलाद में दे रहे हैं। ये तो व्यवहारिक बुद्धि है कि भाई टमाटर फल है पर देना नहीं, ये तो आपको पता ही नहीं। तो आप दिए जा रहे हैं भाई टमाटर फल है, तो जो फ्रूट सलाद मांगा घुसा दो टमाटर भी उसमें। तो ये एक समस्या मुझे लगती है कि है। रही बात की शिक्षा सुधारने या पेरेंटिंग्स को लेकर के, तो बेसिक रूट लाइन वही है बेंजामिन फ्रैंकलिन की कि टीच टेल मी आई फॉरगेट, कि मुझे कुछ कहो मैं भूल जाऊंगा, टीच मी आई रिमेंबर, कि मुझे कुछ पढ़ाओ मैं याद रख लूंगा, इन्वॉल्व मी आई लर्न, मुझे शामिल करो मैं सीख लूंगा। तो आपको पहला तो ये है कि शिक्षक को इन्वॉल्व करना है बच्चों को, कि भाई आप, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आती है, नियम बहुत अच्छे आते हैं, इक्विपमेंट्स भी दिए जाते हैं, पर बात है कि विलिंगनेस, आपकी विलिंगनेस है या नहीं। और शिक्षक की विलिंगनेस इसलिए नहीं होती, 90% तो बस इसलिए बन जाते हैं कि चलो ठीक है बन गए। मैंने कहा ना कि टीचिंग जॉब हर कोई पा लेता है, टीचर को ही बन पाता है। टीचर बनना इज डिफिकल्ट, और ऐसी कोई परीक्षा हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है जो हम उनके विलिंगनेस को छांट सकें। जैसे आपने आईएएस की हाइप की ना, आईएएस की हाइप क्यों है? उनकी परीक्षाएं बहुत कठिन होती है। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, इसलिए उसकी डिमांड है। आप टीचिंग को ले आओ ना, जैसे आपने इंडियन सिविल सर्विस बनाया, आप इंडियन टीचिंग सर्विस बनाओ, प्री लो मेंस लो, फिर देखो टीचर की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है। तो सरकार फिर इस पर क्यों काम नहीं, जब वो अच्छे सिविल सर्विस उनको चाहिए तो अच्छे टीचर के लिए वो ऐसे सर्विस क्यों नहीं बनाते? क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो फिर आप वोट बैंक कैसे रहेंगे? अच्छा, ये आप पढ़ लेंगे, आपको पॉलिटी आती है ना, आप पॉलिटिक्स जानते हैं, पॉलिटी नहीं, आप पॉलिटिशियन बिक रही है ना। अच्छा, पॉलिटिक्स करिए ना, पॉलिटी क्यों जानना है आप? और वो भी जो इतने अच्छे सर्विस में आकर के इतने अच्छे बड़े सर्विस पद पर जो जाते हैं, वो भी सरकार के ही सपोर्ट में काम कर रहे हैं, उन्हीं के अंदर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए वो अपने अनुसार योजना भी बना रहे हैं, सिस्टम को बनाए हुए हैं। अभी आप देखें कि जब से टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया आया है, बहुत से लोग शिक्षित हो रहे हैं, बहुत से युवा बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अब सरकार के जो मुद्दे हैं वो भी धीरे धीरे बदलते हैं। अब जातिवादी धीरे धीरे कमजोर पड़ी, हालांकि कुछ जगहों पे मजबूत है, पर फिर भी अब जो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिन्होंने जाति के जो मजबूत दीवार उसमें दरार तो ला दी, क्योंकि अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। हकीकत तो ऐसा रहा भी है, कई जगहों पे ऐसी चीजें आई जब यूथ अच्छे लीडर के रूप में उभरे, सोसाइटी डिमांड की है इन चीजों की। कई भारत में भी आप देखिए कि बहुत सारे एजुकेशनल हब्स डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फिर बात वही होती है कि जब आप कैपिटलिज्म को आने देते हो, शिक्षा में कैपिटलिज्म बहुत बहुत ज्यादा घुस गया है। शिक्षा आपको क्या लगता है सबसे सेफ बिजनेस है? आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज करिए आप दुकानदार हैं, आपने मुझे सामान बेचा,
सामान खराब हुआ, मैं आपके पास जाऊंगा, मैं कहूंगा यार सामान खराब है, मैं कंप्लेन कर दूंगा, आपको सफर होगा, आपको जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना भरना पड़ेगा। मैंने कोचिंग खोली, मान लीजिए कि मैंने एक अंधेरा सा रूम ले लिया, या छोड़िए 2000 का रूम ले लिया, 1000 रुपए का बोर्ड पकड़ा, 50 रुपए के मार्कर ले आए, ऐसे कुछ बेंच वेंच, मतलब बहुत कम में मैंने शुरू किया। और इतना सेफ बिजनेस है कि आपका बच्चा फेल कर गया, आप मुझे क्या कहने आओ, आपका बच्चा ही नहीं पढ़ा, हम तो पढ़ाए। और अगर आपका बच्चा पास कर गया तो हरी मेहनत हमारी। कौन सा सेफ बिजनेस से ज्यादा है? ना कोई एक्सपायरी डेट, ना किसी तरह का रिएक्शन होना है इसमें। क्या पढ़ाया जा उसका रहा भी है? कोई जांच नहीं, ये पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे हैं कोई नहीं जांच कि वो नहीं है। आप जान मेडिकल पाए दुकान खोले, आपको जाकर के दुनिया भर से परमिशन लेनी होगी, इसके लिए। कोई कोचिंग के लिए कौन सा परमिशन, और है वो अथॉरिटी कहाँ सोई हुई है? परमिशन को लेकर के आया है, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट में बातचीत करते हैं कि अभी मैंने देखा है कि कई सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल रहे थे, जिसके लेकर के जो टर्म एंड कंडीशन थे प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए, इतना बड़ा था कि अब खुल नहीं रहे, बहुत मुश्किल हो रही खुलने में। इतनी सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जी खोलने के लिए, जबकि इसके विपरीत हम जब सरकारी स्कूल के बारे में बात करते हैं तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जिस हालत में है, एक रूम है तो उसी में, जैसे आपने बताया 1 से लेकर 5 क्लास तक के एक ही रूम में चले जा रहे हैं, और ना कोई टॉयलेट वगैरह का ऐसा सुविधा है, पानी का सुविधा है, ना एनवायरनमेंट बहुत गंदा है वहाँ का, ऐसे चल रहा है। वहां पर कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब प्राइवेट स्कूल खुलते हैं तो उसके लिए इतने सारे टर्म एंड कंडीशन रखे जाते हैं कि वो लोग खोल नहीं पाते या चला नहीं पाते, कुछ दिन में बंद भी हो जाते हैं। तो आप ही समझे ना सरकार क्या चाह रही है। सरकार तो चाह ही रही कि तो आप मत आओ गवर्नमेंट स्कूलों में, मत आओ पढ़ो। मेरा एक मित्र है, मैंने उससे बात की थी जब हम लोग बीएचयू में थे, तो वो बड़ा आदर्शवादी था कि मैं जाऊंगा शिक्षा व्यवस्था पर, हम लोग भी थे कि मैं जाऊंगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था। हालात ये है कि जितने लोग इतना सोच के आए थे, वो सोच रहे हैं कहीं और नौकरी ले जाए टीचर की, तो छोड़ के बिहार चले जाए। मैं सच कह रहा हूँ। और वो मुझे बता रहा था कि उसके प्रभारी, वो जहाँ पढ़ा रहा है, वो 8 ही कमरे हैं और 12वीं तक 1 to 12 स्टूडेंट्स आते हैं, और प्रभारी बकायदा माइक पे चीख चीख के कहते हैं कि स्कूल सब बच्चे मत आओ, कहाँ बैठो। आप कभी भी किसी भी आप बना रहे हैं यूट्यूब वीडियो, किसी भी सरकारी स्कूल में परीक्षा के दिन चले जाइए, जब 9-10 की परीक्षा होती है या 6 to 8 की परीक्षा होती है, आप देखेंगे कि शिक्षक मनोयोग से बोर्ड पे उत्तर लिख रहा है और सारे बच्चे छाप रहे हैं। ऐसा हालात 6 to 8 की कॉपी चेक हो रही है, किसी भी कॉपी को उठा के देख लीजिए, कितने नंबर है, किसी को क्या मतलब है नंबर कितने। मतलब मेरा वो दोस्त मुझे बता रहा था कि उसने किसी कॉपी में ऐसे चेक वेक किया, तो नंबर उसने 50 में जो सही था 25, 26, 27 दिया। तो उस स्कूल का प्रिंसिपल उससे कह रहा है कि देखो ऐसा है कि नंबर बढ़ा दीजिए। उसने कहा हम बढ़ाएंगे नहीं, जो ऐसा ही वही देंगे। नया नया था, टीआरई 3 से बहाल हुआ, यंग आदर्शवादी। तो प्रिंसिपल ने कहा सर नहीं बढ़ाइएगा ना, भेजिएगा, आप चढ़ाएंगे तो हम ही ना। आप कुछ भी भेजिए, लास्ट तो हमें को चढ़ाना है। फिर आप 25 भेज रहे हैं, वो 35 चढ़ा रहा है, और कागजों पे दिख रही है कि आपको बिहार के स्टूडेंट्स गर्दा उड़ा रहे हैं। ये समस्याएं हमारे यहाँ है। दूसरी बात ये भी है कि टीचर्स, जैसे सपोज करिए मैंने कुछ दिन पहले अपना बाल कलर करवाया था, ऐसे बाय चॉइस, ये देखने के लिए सोसाइटी का रिएक्शन क्या होता है। जितने लोग मिले 99% अरे टीचर ऐसे रहता है। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि एज ए टीचर तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, मेरा सब्जेक्ट की विषय में पकड़ क्या है, नॉलेज क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ टीचर। उस पर कोई जज ही नहीं। आजकल टीचर का जज क्या है, टीचर कैसा होना चाहिए, एकदम दयनीय स्थिति में होना चाहिए, उसको कहीं फैशन से दूर रहना चाहिए। ठीक है, मानता हूँ कि एक आदर्श व्यवस्था में शिक्षक को रहना चाहिए, वो होता है, पर अब सोसाइटी किसी भी टीचर को नॉलेज से जज कर नहीं होती। आपके यहाँ शिक्षक आते हैं, आप किससे जज करते हैं? पहला सवाल जो आप फेस करेंगे, आप किसी भी शिक्षक से पूछ लीजिएगा जो बाहर से आए हैं, जाति कौन सी भैया? कबीर कह के मर रहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ज्ञान न पूछो साधु की, जब पूछ लो पहले जाति। देख रहे कौन सी जाति का है, तब फिर अपना वो। तो स्कूल क्या हो, आपने पॉलिटिक्स का अड्डा बना के रख दिया है। मिड डे मील ऐसा मकड़ा है जिसके जाल में सब फंसे पड़े। अब अंतिम में ये सवाल पूछना का एक सवाल और हो जाना चाहिए कि पेरेंट्स को ये जो राजनीति की जो लूप होल है, इससे कैसे बाहर आकर के शिक्षा की तरफ चर्चा करने पर आए और अपने घर में एक शिक्षा का माहौल बनाइए। लास्ट में आप पेरेंट्स को क्या अपने तरफ से बताना चाहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को लेकर के जहां तक है, बहुत सिंपल आप उनके लिए एक चीज है कि आप अपने लिए ऐसा पेरेंट्स नहीं चाहेंगे ना, वैसा मत। आप सपोज करिए कि आप बच्चे थे और आप किस तरह के पेरेंट्स अपने लिए नहीं चाहते, आपके बच्चे भी उसी तरह के हैं। दूसरी बात,
जनरेशन गैप्स है, आपको ये चीज एडमिट करनी है। हर बेवकूफ के यहाँ टीवी बड़ी होती है और लाइब्रेरी छोटी होती है, किताब तो होती ही नहीं। किताबें तो होती ही नहीं। मैंने कई बच्चों के पास अपना स्टडी रूम नहीं है। नहीं, मैं तो खुद कई सारे पेरेंट्स के घर में जाकर के बातचीत किया हूँ, कभी मैं ऑन रिकॉर्ड लेने आया हूँ, लेकिन आगे चल के मैं जरूर लेके आऊंगा। मैंने कई जगह पूछताछ भी की है, जानकारी भी जुटाने की कोशिश की है, तो मुझे लगभग ऐसे घर मिले जहां पर कि छोटी सी भी लाइब्रेरी या 10-20 तरह की किताबें नहीं है। किताबों के नाम पर आपको एक आध भगवत गीता मिल जाएगी जो कसम खाने में काम आती है, बस कसम। रामचरितमानस किसी लाल पोथा में पूछने के लिए काम आता है, और चले बने तो 2-4 आपको इधर उधर की कुछ किताबें कभी की मिल गई तो मिल गई, बाकी है ही नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फ्री नामांकन ले लेती है, रील्स में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, छोटा छोटा देखना है, बताना है, आसान से टुकड़े हैं। तो बच्चों को माँ बाप खुद, ठीक है, कई बार जगह ये भी आता है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, वो नहीं पढ़ सकते हैं, वो नहीं कर सकते, पर ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप बच्चों के लिए कहेंगे अरे कहाँ से रूम दें, रूम में जगह नहीं है, आपका स्टोर रूम भरा पड़ा है फालतू के सामानों से, पर बच्चे के लिए आप स्टडी रूम नहीं बना सकते। आप 10,000 रुपए का पाठा बलि दे सकते हैं, पर बच्चों के लिए 10 किताबें नहीं आ सकती जो पढ़ी जा सकती। पिज्जा बर्गर 600-500 तक लाते हैं, लेकिन 2 40-50 रुपए की किताब हर महीने नहीं ला सकते हैं। नहीं ला सकते। आप बच्चों में जो आपके, देखिए सिंपल सी बात है कि आप जो डालोगे बच्चे तो वही बाहर करेंगे। आप अगर बच्चों में गार्बेज डाल रहे हो तो स्वाभाविक है वो गार्बेज ही निकलेगा, और गंदा होकर निकलेगा। किताबें क्या होती, किताबें एक तरह का समझिए कि अगर किताबें ऐसी है ना कि बच्चों में गार्बेज डाल रहे हो ना तो कंपोस्ट बनती है। किताबों में क्षमता होती है कि बच्चे के दिमाग में अगर गार्बेज भी चली गई तो कंपोस्ट होकर निकलेगी, कि उनके अंदर वो पावर्स है, रीडिंग्स हैबिट्स है। पर आपने जो सबसे बड़ी हैबिट्स है रीडिंग्स, उसको तो लगभग खत्म कर दिया है बच्चों को। दूसरी बात ट्रैवलिंग, खेल, एक मैं आपके माध्यम से ध्यान में कि पता नहीं लोगों ने खेल को इतना क्यों बना के रखा है। लोग, मैं देखता हूँ जब बच्चों को, मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, पर मैं कभी भी उनको खेल के टाइम में नहीं पढ़ाता। खेल बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी, इतना जरूरी समझ लीजिए ना कि आप आज की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खेल एक ऐसा चीज है जो बच्चों से उनका फोन छुड़वा देता है। कहीं चले जाइए, आप फुटबॉल खेल रहा है बच्चे, वॉलीबॉल खेला, देखिए सारे फोन एक तरफ मरे पड़े हैं, कुछ हो, कॉल आए, ये हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब मरे पड़े हैं फोन, खेल चल रहा है। पता नहीं गार्जियन क्यों खेल बच्चों को जाने नहीं देते। खेल के टाइम में बच्चे बैग टांग के ट्यूशन से आ रहे हैं, बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ लो, जितना ज्यादा पढ़ लो, जितना पढ़ाई गणित नहीं है ना कि मैं 5 घंटे पढ़ करके 70% ला रहा हूँ तो 10 घंटे पढ़ने लगूं तो 40 ले आऊंगा, नहीं ला पाऊंगा। कहावत भी तो हमारे यहाँ चलती है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ये किसी ने, लिखोगे तो बनोगे नहीं। खेलोगे कूदोगे, पता नहीं लोगों को, खलील जिब्रान ने एक बार किसी ने उनसे पूछा कि व्हाट इज लव, तो खलील जिब्रान ने कहा था कि लव इज लाइक ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी विथ 2 स्ट्रॉ, मतलब एक कप कॉफी है उसको 2 स्ट्रॉ से पीना प्यार है। अब इसको लेकर के लोग गए खरीद लेते थे, दोनों पी रहे हैं कि यही प्यार है। एक्चुअली जिब्रान का कहना ये था कि किसी टॉपिक पर तुम्हारा अलग विजन है, मेरा अलग विजन है, पर उसी टॉपिक पर बात करते हुए दोनों अपने अपने विजन का आनंद लेकर के भी साथ में, ये था। तो आपने क्या उठा लिया उसको, चलो साथ पी ले, बस यही प्यार है। उसी तरह का सीन यहाँ पर है। जब भी कोई भी बात कही जाती है खेलने कूदने के संदर्भ में, या जो भी बात कही जाती है, इससे सीरियसनेस की बात की जाती है। अगर इसी आप खोलें, इसका मतलब ये था कि खेलो कूदो का मतलब ये नहीं था कि आप डिसबैलेंस नहीं हो किसी भी चीज में, आपका डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। आप दिन भर खेल रहे हो, उसको तो हर कोई मना करता है, पर आप देखें कि बच्चों के जीवन से खेल लगभग गायब हो गया। हमारा ब्रेन हमारे एनर्जी का 30% कंज्यूम करता है, जितना भी आप लेते हो, आप जितने भी ऑक्सीजन कंसिडर करते हो। अगर आप दौड़ते हैं तो आप ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ज्यादा आपके पास ऑक्सीजन आती है, तो ब्रेन क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। तो खेल पढ़ाई को शार्पन बनाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, हार को बर्दाश्त करने की क्षमता, एक कोलैबोरेशंस विद अदर्स, नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी, कहाँ है सारी चीज, इंड्योरेंस करने का पावर। लाइफ में आपकी पढ़ाई 10% काम आती है, आपका जो एटीट्यूड है वो काम आता है, जीवन को देखने का नजरिया काम आता है। क्या होगा जब आपका बच्चा 3 साल पढ़ रहा है और उसके एग्जाम से निकल रहे, वो तो हार पार के बैठ जाएगा। आपका बच्चा सेटल्ड होना सीख जाएगा, अरे ठीक है सेटल्ड हो जाते हैं। और एन दकार्त का तो कितनी अच्छी बात उस व्यक्ति ने कही थी कि एक संतुष्ट सुगर से अच्छा एक असंतुष्ट मनुष्य। सुगर संतुष्ट है, उसको नाली मिल गया, क्या बात है, जीवन में कूदने में भी सौंदर्य है, ढूंढ लिया। अच्छा, लास्ट में आप सर ये हमारे पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि
बच्चों को जो आप कहते हैं ना वो कहिए मत, करिए। बच्चे खुद देख के करेंगे सीखते हैं, बच्चे पहले। देख के आपको कुछ नहीं आता, बोर ही लगती है, वो किताब खोल के बैठ जाइए, हटा हम दीजिए उन्हें पढ़ मोबाइल। के जोर-जोर से सुना सकते हैं, ये हाँ, अपने तरफ से कर सकते कर सकते हैं आप एक छोटा सा लाइब्रेरी बना सकते हैं, बच्चों को कहानी किताब पढ़ने दीजिए जितनी दे सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, इस दुनिया के सबसे बड़े मस्तिष्क आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप बच्चों को जीनियस बनाना चाहते हैं तो उनको किताबें पढ़ने दीजिए, कहानियों की, परियों की, हैं। कल लोग कल्पनाओं की, और बनाना चाहते हैं तो और दीजिए। मैं खुद अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, मैंने बचपन में बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी और मुझे बहुत हेल्प मिला उसको, कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है, तो आप वो करिए, बच्चों को उन्हीं से स्टार्ट करने दीजिए। दूसरी बात, डिजिटल डिवाइस से आप जितना बच्चों को दूर रख पाते हैं, एक तो ये भी है क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं ये छोड़ दूंगा या उसे, इतनी आसानी से आप नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही 2 बातें तो हर घर में नहीं देखी जा रही है। एक तो है कि किसी प्रकार की कहानी किस्से की किताबें नहीं पढ़ाई जा रही है, नहीं उनके सामने में कभी परोसा जा रहा है। उसके विपरीत जस्ट हम लोग मोबाइल को परोस देते हैं और उसमें जो बनी-बनाई चीज़ें जो परोसी जा वो रही है, बच्चों को इम्पैक्ट कुछ सोचना नहीं इम्पैक्ट भी तो पड़ता आप है। ही झेल रहे हैं। हाँ, इम्पैक्ट भी इम्पैक्ट तो तो सोसाइटी आप ही झेल रहे हैं, सोसाइटी ही झेल रही है। हम जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम पर ही आ रहा है, ऐसा थोड़ी कोई इम्पैक्ट कहीं और जा रहा है। अक्सर आप सुनते होंगे कि पृथ्वी बचाओ, पृथ्वी नहीं बचानी होती, बचाना खुद को होता है। आप मर जाएंगे तभी पृथ्वी रहेगी, आपके जीने से पहले भी पृथ्वी थी और पृथ्वी हमेशा रहेगी। नेचर का बैलेंस वो कर ही ले जाएगी। तो आपके बच्चों का रहा बात की जीवन जीवन सबको लेकर बढ़ता है। आपके बच्चे मोबाइल देखेंगे तब भी बढ़ेंगे और ना देखेंगे तब भी बढ़ेंगे। तो बात यह है कि इम्पैक्ट रिवर्स कैसे हो। अब जो बच्चे, क्योंकि देखिए यूट्यूब है, कोई भी सोशल मीडिया है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना, कुछ भी देखे जा रहा कुछ है। भी आप देखे जा रहे हैं। और कोई भी चीज जो, अब सोचिए ना, हमें हवा फ्री तो मिली, पानी फ्री नहीं मिलती है ना, प्रकृति ने क्या किया, हमने गंदा करके रखा गंगा माँ है, सबसे ज्यादा प्रदूषित करके रखा है माँ को। धरती माँ है, देख के लीजिए, जगह जगह कूड़े फैले पड़े। तो जिनको हमने माँ कहा उनको नहीं छोड़ा। तो जो चीजें फ्री मिली आपने उनका क्या किया। तो उसी तरह का यहाँ पर सवाल है कि अगर आपको चीजें फ्री मिलेंगी तो आप ये करें। तो पेरेंट्स से बस यही है कि सच में पेरेंटिंग करिए। पेरेंटिंग का यही फॉर्मूला है कि आप बच्चों को कहिए मत, करिए। जो बदलाव आप उनमें देखना चाहते हैं बच्चे मेरे ये करें, आपको करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज इसी विषय पर अब हम लोग आपसे विदाई लेते हैं। तो आज यहीं तक हम लोग बात को रखते हैं। आगे हम फिर कभी जरूरत पड़ी तो सर के साथ में आएंगे और किसी डिफरेंट टॉपिक पर। उम्मीद करते हैं कि हम आपके दर्शकों को बोर नहीं किए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।